खाता खोलने का अधिकार 1950 के बाद मिला, उससे पहले बैंक में खाता नहीं अकेले खोल सकती थी। और यूरोप में तो कुछ देश ऐसे थे, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1990 में मिला है। और आज भी अभी मोदी जी की सरकार ने व्यवस्था समाप्त की जिसे मेहरम की परंपरा कहते थे, यानी अगर 4 महिलाएं भी चाहें तो वह अकेले हज पर नहीं जा सकती थी जब तक कोई पुरुष साथ में ना जाए, उसको मेहरम कहते थे। अब हमारी सरकार ने व्यवस्था समाप्त की कि अगर मां बेटी जाना चाहें या 4 महिलाएं या 10 महिलाएं मिलकर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। अब आप बताइए, मैंने अनादिकाल से लेके आज तक का उदाहरण बता दिया बराबरी का, और उसके बाद हमें समझाया जाता था कि हम साहब बराबरी की बात नहीं करते थे। अब दूसरा आप आइए, कहा जाता है कि साहब इंडिया में कास्ट सिस्टम हिंदू समाज में बहुत प्रभावी था। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको पता है कास्ट वर्ड किस भाषा का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। और जब ये कहा जाता है कि हिंदू समाज में इतनी जातियां हैं, जो आखिरी जातिगत सेंसस हुई 1931 में हुई, जिसमें 4114 जातियों का उल्लेख है, मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, कोई हिंदू धर्मग्रंथ बता दो जिसमें 4000 जातियां लिखी हों। बताओ भाई, कहां लिखी हैं? और जो तुमने हायरार्की डिसाइड कर दी, ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे, कि माली ऊंचे कि तेली ऊंचे? ये कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। यह लिखा है ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा कराए गए ब्रिटिश सेंसस में। अगर 4000 जातियां थी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा होना चाहिए था, लॉजिक यह कहता था। मगर आपने 4000 का स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, और ये सब फंक्शनल ग्रुप है। मजे की बात यह है, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इनको जाति बना दिया, और जानते किस आधार पे ऊपर नीचे किया है? वो आधार जो दुनिया में पूरी तरीके से नकारा जा चुका है। क्या? जिनकी आंख ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनके नाक ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनकी ठोड़ी ऐसी हो, कंधा ऐसा और ये बात जिस पे डार्विन ने किया था, आज पूरी दुनिया में पूरी तरीके से नकारी जा चुकी है। परंतु हमारे यहां वो 125 साल पहले किए गए उस क्लासिफिकेशन को सत्य मानकर संघर्ष आज तक चल रहा है। अब आप देखिए, हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े महाकाव्य, एक बार हमसे एक जेएनयू के प्रोफेसर टीवी डिबेट में कहने लगे कि भाई कोई रावण की पूजा करना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकते हैं? भाई ये ब्राह्मणिकल नैरेटिव एंड अपर कास्ट नैरेटिव राम के साथ है और दलित नैरेटिव रावण के साथ है, आप उसको क्यों फोर्स करना चाह रहे हैं अपर कास्ट नैरेटिव? मैंने कहा महाराज क्या बोल रहे हैं आप? राम काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, और आज वाल्मीकि समाज किस कैटेगरी में माना जाता है? शेड्यूल कास्ट में। और हमने कहा रावण क्या था? ब्राह्मण। तो फैक्ट यह है कि ब्राह्मणिकल नैरेटिव रावण के साथ है और दलित नैरेटिव राम के साथ है, जो है उसका उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद वो चुप हो गए। देखिए जो सत्य है और उसको कैसे पलटने का प्रयास किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी। महर्षि वेदव्यास की माता मछुआरिन थी। यह समुदाय कुछ राज्यों में अति पिछड़े में है, कुछ राज्यों में 80 में है। वेद व्यास 18 पुराण उन्होंने लिखे। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पूरी राम कथा लिखी, और उसके बाद यह कहा जाता है कि साहब हमारे यहां समानता नहीं थी। अच्छा चलिए, आपने कहा, ये जो बाएं हाथ से लिखे इतिहास वालों ने कहा, उनसे पूछो इसका प्रमाण कहां है? जब हमारे यहां लिखा होता है तो कहते नहीं ये आप क्या लिखा? विदेशी ने क्या लिखा बताइए। अच्छा चलिए, विदेशी में सबसे पुराना सबसे ऑथेंटिक उदाहरण आता है मेगास्थनीज ने इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसने किताब लिखी इंडिका। इंडिका आज अवेलेबल नहीं, उसके रेफरेंसेस तमाम बुक्स में अवेलेबल है। तो ये प्रूवन एक बुक थी और उसके एक्सर्ट्स अवेलेबल है। उसने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है कि भारतीय समाज में 7 प्रकार की जातियां हैं, वो लिखता है। और कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां यूनान के समाज के समान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। यह कौन लिख रहा है? ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2300-2400 साल पहले। उसका लिखा ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। जब हमारे यहां अच्छा तो फॉरेन का बताओ, फॉरेन में सही है तो यहां का बताओ। अब उनसे ये पूछिए, जैसे एक बार हम टीवी डिबेट में थे, एक मनुस्मृति के ऊपर भिड़ गए हमसे। तो मैंने कहा भाई पढ़े हो मनुस्मृति? बताओ। अच्छा
अच्छा, हमने कहा मनुस्मृति के 4 श्लोक बता दो। नहीं, हमने कहा 2 बता दो। हमने कहा अच्छा 1 बता दो। तो एक क्या बोले, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने कहा ले दे कि आपको एक याद आया, उसमें हकीकत यह है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, किसी से भी पूछिए मनुस्मृति 1870 से पहले की छपी दिखा दो भाई। बाकी सबकी प्रतियां पुरानी अवेलेबल हैं। वेदों की लिखित प्रतिलिपि जो ओल्डेस्ट अवेलेबल है, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी, वो 1200 ईसा पूर्व की है। रामचरितमानस भी 400-500 साल पुरानी लिखी हुई है। ये 1870 से पहले की क्यों नहीं है भाई? और जो तुमने छपवाई है उसी वही ऑथेंटिक है। मतलब जो अंग्रेज ने छपवाई है वही ऑथेंटिक है, और उसी को लेकर सारा वाद विवाद है। और वो वाद विवाद में भी किस प्रकार का, देखिए, षड्यंत्र और छल है। जैसे ये कहने का प्रयास किया जाता है कि जैसे कोई हमारे सनातन मत और बौद्ध मत में कोई अंतर है। कहते हैं ना मनुवाद और बौद्ध मत। अरे मैंने कहा कभी भाई देख लो, जब पूजा होती है देख लो, एक ही लाइन में दोनों आते हैं। जब पूजा होती है तो कहते हैं स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। फिर जब टाइम का बताना शुरू करते हैं, जैसे मैंने बताया ना ब्रह्मा जी के समय से, तो जब पूजा में क्या बोला जाता, श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। मनु आ गए वैवस्वत मनु के समय में, वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे। फिर कहता अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम तिथि, अमुक नाम नक्षत्र। एक ही लाइन में मनु और बुद्ध दोनों का नाम हर पूजा में लिया जा रहा, उसके बाद कहते जी हम अलग हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, एक जगह लिखा दिखा दे, यहां भगवान बुद्ध ने कहा मैं नया धर्म चला रहा हूं। भगवान बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके बाद क्या बोला, एसो धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। यानी उन्होंने एक नई व्याख्या की, और वो भी काशी के पास जाके की। मगर बाद में अंग्रेजों के लिखे इतिहास में उसको खूब घाल मेल करके जितना टकराहट क्रिएट की जा सकती थी। सम्राट अशोक के विषय में कहते हैं, बल्कि कल भी मैंने इस पे टीवी में बोला था कि सम्राट अशोक के 180 से अधिक शिलालेख उपलब्ध हैं, अफगानिस्तान से लेके बर्मा और नीचे कर्नाटक तक। कहीं पे उसने ये लिखा हो सिर्फ कि केवल बौद्धों का सम्मान करो, कहीं नहीं लिखा है। उसने लिखा भिक्षुओं का, श्रमणों का, ब्राह्मणों का सम्मान करो। अरे भाई अशोक ने कहां लिखा मैं बौद्ध हूं, ये बता दो, एक जगह लिखा दिखा दीजिए। कोई भेद ही नहीं था, सब सबको समान रूप से मानते थे। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, वेनसांग ने लिखा कि हर्ष तो भगवान बुद्ध को इतना मानते थे वो बौद्ध है। और वे हर्षवर्धन के दरबार के कवि बाणभट्ट ने उन्हें शैव लिखा है। क्यों? इसलिए कि सभी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बाहर वाले को लगता था कि ये तो इनको मानते तो इसी के प्रतीक होंगे। कारण क्या था कि भारतीय समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसीलिए आप देखिए हिंदू समाज में, आप शंकर जी के मंदिर में चले जाइए या विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए या देवी के मंदिर में चले जाइए, इट हार्डली मैटर्स। आप जैन मंदिर में चले जाइए, आप बौद्ध स्तूप में चले जाइए, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि हम मजार पे भी चले जाते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं करता है। प्रॉब्लम है सीमेटिक रिलीजन्स में, कि अगर आप चर्च में गए तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद में गए तो अगर आप चर्च में गए तो आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। ये जो सीमेटिक थॉट था रिलीजन का, उसको जब सुपर इंपोज करने की कोशिश की गई हमारे व्यापक उस पर, तो शायद मैं ये भी मानता हूं उनसे गलती हो गई होगी समझने में। तो वो मानते ही जो एक को मानता है एक ही को मान सकता है, मगर हमारे यहां माना जाता था कि एक के साथ हम बहुतों को मान सकते हैं। तो हमारे यहां एक व्यापक स्वरूप था। उस व्यापक स्वरूप को कई बार समझने में गलती, और समझने के बाद कुछ जगहों पे गलती और कुछ जगहों पे बहुत जानबूझकर जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाता है वह था। और इसके बाद अब मैं आपको, ये तो चलिए हुआ सांस्कृतिक बात, अब एक यथार्थ व्यवहारिक बात बता देता हूं। आपसे पूछूं, आज से 200 साल पहले भारत में साक्षरता दर क्या थी? 97% के आसपास। और ये किसका डाटा है? हमारा डाटा नहीं है। 1812 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, विलियम एडम्स की रिपोर्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, टॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, और विटनर की रिपोर्ट पंजाब की, उसमें लिखा भारत के हर गांव में एक स्कूल है। हर गांव में एक स्कूल है। और स्कूल ऐसे नहीं लिखे गए कि कोई एक, जैसे कहते हैं, एक सैंपल सर्वे कर लिया गया।
हर कलेक्टर को यह कहा गया कि आप पर्सनली एक एक गांव के स्कूल के छात्रों की संख्या को कैलकुलेट करके रिपोर्ट देंगे। तो रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड है कि इस स्कूल में 13 छात्र हैं, उसमें 23 छात्र हैं, उसमें 32 छात्र हैं, इसमें 19 छात्र हैं। यहां तक कि मद्रास प्रेसिडेंसी में छात्रों का जातिवार ब्यौरा भी है कि किस जाति के कितने छात्र हैं, किस जाति के कितने शिक्षक हैं। विलियम एडम्स की रिपोर्ट में है, सब जातियों के हैं, जिनको आज आप लोअर कास्ट कहते हैं उन सबके शिक्षक हैं। यह बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिटेड डॉक्यूमेंट है 1812 में, जिसमें एक रिपोर्ट मैंने खुद देखी है। वो चेंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 अप्रैल 1823 को चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास को भेजी हुई है, जिसमें उसने लिखा कि मेरे तालुके में 561 गांव में 561 स्कूल हैं। और उसमें भी एक और बात है, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट लिखी हुई है कि इंग्लैंड की आबादी उस समय लगभग 1 करोड़ थी और 1 करोड़ 26 लाख थी मद्रास प्रेसिडेंसी की आबादी, यानी जिसमें आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत आता है। और वो लिखता है कि उसके बावजूद सन 1800 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी में इंग्लैंड से 3 गुना स्कूल हैं। और वो कब हैं? जब हमारे यहां के गुरुकुलों को उन्होंने स्कूल में काउंट नहीं किया। इन्होंने कहा ये कुछ अलग टाइप के स्कूल हैं जहां पर कि एक ही टीचर के साथ 10-12 बच्चे लगातार रहते हैं, तो रिलीजियस टीचिंग पढ़ते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। जहां मैथ साइंस व्यवहारिक चीजें पढ़ाई जा रही उसको हम स्कूल मानेंगे। और अपने यहां क्या किया, संडे चर्च प्रेयर के बाद जो 2 घंटे का स्कूल लगता था वंस इन ए वीक, उसको भी स्कूल माना। तब हमारे उनसे 3 गुने ज्यादा थे। और ये बात ऐसे नहीं, ये सब ब्रिटिश आर्काइव्स लंदन में लिखा हुआ है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये बात 1929 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो रॉयल सोसाइटी लंदन में महात्मा गांधी ने बोली है। और उसके बाद वहां सर फिलिप हॉटॉक थे, वो भिड़ गए इस बात पे। महात्मा गांधी ने लिखा कि 100 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री, जिसको कि अंग्रेजों ने कुरेद कर नष्ट कर दिया। अब वो भिड़ गया, नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। खूब डिस्कशन हुआ, उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। उसके बाद गांधी जी ने कहा मैं आपको इसका, उन्होंने कहा मुझे इसका वो चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गांधी जी ने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। फिर जब वो यहां वर्धा जेल में थे, उनके बाद फिर लेटर आया, वो पीछे नहीं साहब हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं जेल में हूं, मिस्टर केटी शाह इसका जवाब देंगे। केटी शाह बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे। केटी शाह ने दोनों रिपोर्ट कोट करके दी। उसके बाद चौंक तो गए फिलिप हॉटॉक, मगर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये पूरी की पूरी विलियम एडम्स और थॉमस मुनरो की रिपोर्ट दोबारा प्रकाशित की। उसके बाद फिलिप हॉटॉक ने चिट्ठियां देना बंद कर दिया। और स्वतंत्रता के बाद, इसीलिए आपने नाम सुना होगा, प्रख्यात लेखक धर्मपाल थे। उन्होंने 7-8 साल जाके लंदन में रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट निकाले जो भारत में नहीं थे। और गांधी जी का ही जवाब देने के लिए गांधीवादी ने किताब लिखी द ब्यूटीफुल ट्री। और अफसोस कि नेहरू के जमाने में नेहरू का विरोध करने के लिए वो जेल चले गए। और उसके बाद ये भारत के पाठ्यक्रम में होना चाहिए था, मगर फिर जो लेफ्टिस्टों का षड्यंत्र आया लेट 60s और अर्ली 70s में, ये सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से गायब कर दी गई। और उसमें क्या षड्यंत्र था, आज वो सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए, भारत के साथ क्या हो रहा था 60 के दशक के अंत या 70 के दशक में। एक रशियन केजीबी का एजेंट था यूरी बेजमेनेव, जो 70 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था। उसने लिखा है कि कैसे भारतीय संस्कृति को तोड़ने का बाकायदा एजेंडा दिया गया था। और उसने कहा था वो एजेंडा देने के लिए हमें उसको स्टडी करना था। मैंने स्टडी की तो मैं उसका मुरीद हो गया। और ये मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात लीक हो जाती तो मुझे तुरंत निपटा दिया जाता। और उसने ये लिखा है कि हमारा एक एजेंडा था। उसने वर्ड्स यूज किए हैं, फर्स्ट स्टेज 15 to 20 ईयर्स स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। पहले डिमोरलाइज करो सोसाइटी को, तुम्हारी हर चीज गलत, तुम्हारी संस्कृति गलत, तुम्हारा धर्म गलत, तुम्हारी व्यवस्था गलत, तुम्हारा विचार गलत। जब डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन खड़े करो उन्हीं मुद्दों को लेके, जो थे ही नहीं उन मुद्दों को खड़ा कर दो आंदोलन में। और जब वो आंदोलन सक्सेसफुल होने लगे हैं तो थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब उनको हिंसक आंदोलनों का रूप देना शुरू कर दो। एंड फोर्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, उसने कहा है।